इसके बाद क्वेश्चन लिखो, सिद्ध करो कि एक फोटोन अपनी संपूर्ण गतिज ऊर्जा, सिद्ध करो कि एक फोटोन अपनी संपूर्ण गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित नहीं कर सकता। संपूर्ण गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित नहीं कर सकता। इसके लिए मैं यूं कहता हूं कि माना एक E बराबर h ऊर्जा का कोई फोटोन है जो m द्रव्यमान के किसी इलेक्ट्रॉन पर आपतित होता है और संपूर्ण ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित कर देता है। और इस चीज को अपन क्या सिद्ध करते हैं? क्या कहा मैंने कि एक E बराबर h न्यू ऊर्जा का कोई फोटोन है जो m द्रव्यमान के इलेक्ट्रॉन पर आपतित होता है और अपनी संपूर्ण ऊर्जा किसको देता है? इलेक्ट्रॉन को देता है। ऊर्जा पाकर इलेक्ट्रॉन क्या होता है? v वेग से गतिमान होता है। तो ऊर्जा संरक्षण नियम से h न्यू बराबर 1/2 m/v², यही होगा। उसकी ऊर्जा कितनी थी? h न्यू थी। सारी ऊर्जा उसने किसको दे दी? इलेक्ट्रॉन को दे दी। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? v वेग से गतिमान होगा, हाफ mv²। ठीक है, तो ये h न्यू कितना होता है? c/λ बराबर 1/2 ये m v इंटू v लिख सकते हैं इसको, v² को v इंटू v लिख सकते हैं अपन। और ये h/λ क्या होता है? p। बिल्कुल, h/λ क्या होता है? p। तो pc बराबर 1/2, ये देखो mv को p के दो में और ये v, तो ये p से p को p कैंसिल हो गया, तो v बराबर कितना? 2c। कण का वेग प्रकाश वेग से ज्यादा नहीं हो सकता, संभव नहीं। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि जो फोटोन है अपनी संपूर्ण ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित नहीं कर सकते। तो लिखें, माना एक E बराबर h ऊर्जा का फोटोन, माना एक E बराबर h ऊर्जा का फोटोन m द्रव्यमान के इलेक्ट्रॉन पर आपतित होता है। m द्रव्यमान के इलेक्ट्रॉन पर आपतित होता है और अपनी संपूर्ण ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित कर देता है और अपनी संपूर्ण ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित कर देता है। ऊर्जा पाकर इलेक्ट्रॉन v वेग से गतिमान होता है। ऊर्जा पाकर इलेक्ट्रॉन v वेग से गतिमान होता है तो ऊर्जा संरक्षण नियम से, लिखो। हो गया? जो कि संभव नहीं है, अतः हम कह सकते हैं कि
अतः हम कह सकते हैं कि फोटोन अपनी संपूर्ण ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित नहीं कर सकता। संपूर्ण ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित नहीं कर सकता। फिर क्वेश्चन लिखा है कौन, सिद्ध करो कि चतुर्युग संवेग संरक्षण नियम, सिद्ध करो कि चतुर्युग संवेग संरक्षण नियम लॉरेंज रूपांतर के अंतर्गत निश्चय रहता है। सिद्ध करो कि चतुर्युग संवेग संरक्षण नियम लॉरेंज रूपांतर के अंतर्गत निश्चय रहता है। देखो हम जानते हैं कि टक्कर में संवेग संरक्षण नियम सदैव लागू होता है। टक्कर में संवेग संरक्षण नियम सदैव लागू होता है और जो चतुर्युग संवेग संरक्षण यानी बोलो कि जो चतुर्युग संवेग है वो रेखीय संवेग और कुल ऊर्जा का सम्मिलित रूप है, क्योंकि आप पी म्यू बराबर क्या लिखते हो, पी वेक्टर आयोटा ई अपॉन सी। तो मैंने क्या कहा कि टक्कर में संवेग संरक्षण नियम सदैव लागू होता है और हम जानते हैं कि जो चतुर्युग संवेग है वो रेखीय संवेग और कुल ऊर्जा का सम्मिलित रूप है। सम्मिलित रूप है माना दो कण जिनके चतुर्युग संवेग, टक्कर से पूर्व जिनके चतुर्युग संवेग कितने हैं, P1 म्यू और P2 म्यू है, और टक्कर के पश्चात क्या है, P3 म्यू और P4 म्यू है। तब संवेग संरक्षण नियम क्या होगा, P1 म्यू प्लस P2 म्यू बराबर P3 म्यू प्लस P4 म्यू। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब सुनो, हम जानते हैं कि मान लो एस फ्रेम के सापेक्ष मान लो विवेक से गतिमान है। एस फ्रेम में इन कणों के जो चतुर्युग संवेग है वो क्या है, P1 म्यू डैश और P2 म्यू डैश है, ठीक है। और टक्कर के बाद क्या है, P3 म्यू डैश और P4 म्यू डैश है। तो संवेग संरक्षण नियम क्या होगा एस फ्रेम में, P1 म्यू डैश प्लस P2 म्यू डैश बराबर P3 म्यू डैश प्लस P4 म्यू डैश, ये होगा। अब अपन किस में लेकर चल रहे हैं, एस फ्रेम में लेकर चल रहे हैं, और किस में लेकर आना है, एस फ्रेम में लेकर आना है, ये सिद्ध करना है अपन को। तो देखो इसके लिए अपन एक चीज जानते हैं, ए म्यू डैश बराबर क्या होती है, ए म्यू न्यू एन यू। तो ए की जगह में क्या रखूं, पी, यहां ए बराबर कितना है, पी। तो देखो चार प्रकार के चतुर्युग संवेग है अपने पास, तो एक बार तो मैं क्या लिख दूं, P1 म्यू डैश बराबर क्या, ए म्यू न्यू P1 न्यू, P1 न्यू। फिर दूसरे के लिए P2 म्यू डैश बराबर ए म्यू न्यू P2 न्यू, P3 म्यू डैश बराबर ए म्यू न्यू P3 न्यू, P4 म्यू डैश बराबर ए म्यू न्यू P4 न्यू। इन सबको अपन इक्वेशन नंबर थर्ड के देते हैं और ये सारे मान यहाँ रख दें। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड थर्ड क्या होगा, ए म्यू न्यू P1 न्यू प्लस ए म्यू न्यू P2 न्यू बराबर ए म्यू न्यू P3 न्यू प्लस ए म्यू न्यू P4 न्यू। ए म्यू न्यू सब में आ रहा है, कैंसिल कर दें तो फिर क्या होगा, P1 न्यू प्लस P2 न्यू बराबर P3 न्यू प्लस P4 न्यू। तो ये किसमें आ गया अपने पास, एस फ्रेम में आ गया। पर यहाँ तो म्यू था, तो न्यू बराबर म्यू कर देते हैं, न्यू बराबर म्यू, अच्छा
बस माना म्यू बराबर में क्या होगा? अरे यहाँ देखो म्यू का मान भी क्या है 1 to 4 है और न्यू का मान भी क्या है 1 to 4 है, इसीलिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लिखे तो सही है तो कुल मिला के इक्वेशन डलेगी म्यू बराबर म्यू और इक्वेशन 4 उसी को से ले सकते हैं, समझदार है तो समझ जाता है। नियम पर हम जानते हैं कि टक्कर में संवेग संरक्षण नियम सदैव लागू होता है। हम जानते हैं कि टक्कर में संवेग संरक्षण नियम सदैव लागू होता है। चतुर्विम संवेग रेखीय संवेग तथा कुल ऊर्जा का सम्मिलित रूप है। चतुर्विम संवेग रेखीय संवेग तथा कुल ऊर्जा का सम्मिलित रूप है। नेक्स्ट लाइन में माना दो कण जिनके चतुर्विम संवेग P1 म्यू व P2 म्यू है। माना दो कण जिनके चतुर्विम संवेग P1 म्यू व P2 म्यू है, टक्कर के पश्चात उनके संवेग क्रमशः P3 म्यू व P4 म्यू P3 म्यू व P4 म्यू हो जाते हैं। तब संवेग संरक्षण नियम से नहीं, ओनली संवेग संरक्षण नियम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिर लिखो माना निर्देश तंत्र S डैश S तंत्र के सापेक्ष माना निर्देश तंत्र S डैश S तंत्र के सापेक्ष प्लस x दिशा में v वेग से गतिमान है। प्लस x दिशा में v वेग से गतिमान है। नियत वेग से यदि निर्देश तंत्र S डैश में टक्कर से पूर्व कणों के चतुर्विम संवेग यदि निर्देश तंत्र S डैश में टक्कर से पूर्व कणों के चतुर्विम संवेग P1 म्यू डैश व P2 म्यू डैश है, चतुर्विम संवेग क्रमशः क्या लिखा सॉरी टक्कर से पूर्व कणों के चतुर्विम संवेग P1 म्यू डैश व P2 म्यू डैश है तथा टक्कर के पश्चात चतुर्विम संवेग क्रमशः P3 म्यू डैश व P4 म्यू डैश है।
तब एस डैश फ्रेम में चतुर्विम संवेग संरक्षण नियम से चतुर्विम संवेग संरक्षण नियम से, ये पूरा लिख लो यहां से, इक्वेशन नंबर 2 से 4 तक। अतः स्पष्ट है कि चतुर्विम संवेग संरक्षण नियम चतुर्विम संवेग संरक्षण नियम लॉरेंस रूपांतरण के अंतर्गत निश्चय रहता है। इसके बाद टॉपिक डालना नेक्स्ट, देहली अभिक्रिया ऊर्जा, थ्रेशोल्ड रिएक्शन एनर्जी। देहली अभिक्रिया ऊर्जा, ये तो आगे से पढ़ेंगे। देहली अभिक्रिया ऊर्जा देखो मैं एक अभिक्रिया लिखता हूं, A प्लस बी बराबर C प्लस डी। ये A क्या है? आपतित कण है, इंसिडेंट पार्टिकल है ये, और ये B क्या है? लक्ष्य है जिसका टकरा था, और ये क्या है? उत्पाद कण है। अब देखना यहाँ पर कि जब कोई आपतित कण किसी लक्ष्य से टकराता है तो उत्पाद कण प्राप्त होते हैं। आपतित कण की वो न्यूनतम ऊर्जा जिससे अभिक्रिया संपन्न हो और उत्पाद कण शून्य संवेग के साथ प्राप्त हो क्या कहलाती है? देहली अभिक्रिया ऊर्जा कहलाती है। वापस रिपीट कर दूं मैं, क्या कहा मैंने कि जब कोई आपतित कण किसी लक्ष्य से टकराता है तो उत्पाद कण प्राप्त होते हैं, और आपतित कण की वो न्यूनतम ऊर्जा जिससे अभिक्रिया संपन्न हो और उत्पाद कण शून्य संवेग के साथ प्राप्त हो क्या कहलाती है? देहली अभिक्रिया ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, अब हम एक अभिक्रिया पर विचार करते हैं जिसमें M1 विराम द्रव्यमान P1 संवेग और E1 ऊर्जा वाला जो कण है विराम अवस्था में उपस्थित M2 विराम द्रव्यमान के लक्ष्य से टकराता है, और M3 और M4 विराम द्रव्यमान के उत्पाद कण C और D प्राप्त होते हैं। तो आपतित कण की ऊर्जा E1 का स्क्वायर बराबर P1 का स्क्वायर C स्क्वायर प्लस M1 का स्क्वायर C स्क्वायर, यही है। तो E1 कितना होगा अपने पास? P1 का स्क्वायर C स्क्वायर प्लस M1 का स्क्वायर C की पावर 4 की घात कितनी? 1/2। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, B कण की ऊर्जा E2 का स्क्वायर बराबर P2 का स्क्वायर C स्क्वायर प्लस M2 का स्क्वायर C की पावर 4, क्योंकि P2 कितना है? 0। तो E2 का स्क्वायर बराबर M2 का स्क्वायर C की पावर 4, मतलब E2 बराबर M2 C स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। तब अभिक्रिया से पहले कुल ऊर्जा E बराबर E1 प्लस E2। इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 3 फर्स्ट थोड़ी होगी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। E बराबर P1 का स्क्वायर C स्क्वायर
प्लस m1 का स्क्वायर c की पावर 4 की घात 1/2 और प्लस m2 c स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4 तथा अभिक्रिया से पूर्व कुल संवेग क्या होगा? P वेक्टर बराबर P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर Q2 वेक्टर। P वेक्टर बराबर P1 वेक्टर प्लस 0। P2 कितना? 0 विरामावस्था में, तो P वेक्टर बराबर P1 वेक्टर। इक्वेशन नंबर 5। आप जानते हैं कि जो e स्क्वायर माइनस p स्क्वायर c स्क्वायर जो राशि है, ये राशि क्या रहती है? निश्चल रहती है, जानते हैं अपन। तो मैं इसको ऐसे लिखूं, e स्क्वायर माइनस p स्क्वायर c स्क्वायर बराबर e डैश का स्क्वायर माइनस p डैश का स्क्वायर c स्क्वायर, जानते हैं अपन। यही है। तो यहाँ पर मैं e डैश e का मान है मेरे पास और p का मान भी अपने पास, c का मान c मतलब p का मान है रख देंगे, और e डैश का मान अपन, e डैश का मतलब कुल ऊर्जा है, ऐसे रहेगी बाद वाली। और ये क्या है? p डैश कितना होगा? 0, क्योंकि इसको अपन कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से अपने पास अभिक्रिया से पहले की कुल ऊर्जा जाएगी, अभिक्रिया से पहले की कुल ऊर्जा है, और यहाँ से अपन क्या निकालेंगे? अभिक्रिया के बाद की कुल ऊर्जा निकालेंगे, और फिर दोनों को क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे, और फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी अपन निकालेंगे। पहले लिखें, जब कोई कण किसी लक्ष्य से टकराता है, जब कोई कण किसी लक्ष्य से टकराता है तो उत्पाद कण प्राप्त होते हैं। तो उत्पाद कण प्राप्त होते हैं। प्रोडक्ट्स, उत्पाद कण मतलब उत्पाद कण प्राप्त होते हैं। आपतित कण की वो न्यूनतम ऊर्जा, आपतित कण की वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे अभिक्रिया संपन्न हो, आपतित कण की वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे अभिक्रिया संपन्न हो और उत्पाद कण शून्य संवेग से प्राप्त हो, और उत्पाद कण शून्य संवेग से प्राप्त हो, देहली अभिक्रिया ऊर्जा कहलाती है। देहली अभिक्रिया ऊर्जा कहलाती है। फिर लिखो a प्लस बी बराबर c प्लस डी। आपतित कण लक्ष्य है और उत्पाद कण है। अब लिखें एक लाइन इसके बाद, हम एक अभिक्रिया पर विचार करते हैं, हम एक अभिक्रिया पर विचार करते हैं जिसमें m1 द्रव्यमान P1 संवेग और E1 ऊर्जा वाला कण M2 विराम द्रव्यमान के स्थिर कण से टकराता है।
M2 विराम द्रव्यमान के स्थिर कण से टकराता है और टक्कर के पश्चात M3 व M4 विराम द्रव्यमान वाले उत्पाद कण C व D प्राप्त होते हैं। अब देखो यहाँ पर आपतित कण की जो ऊर्जा है वो ये अपन रिलेशन जानते हैं, P स्क्वायर बराबर P स्क्वायर C स्क्वायर प्लस M स्क्वायर C की पावर 4। E1 का स्क्वायर बराबर P1 का स्क्वायर C स्क्वायर प्लस M1 का स्क्वायर C की पावर 4। तो यहाँ से E1 कितना अंडर रूट लगा दो तो 1/2 करते हैं। फिर B कण की ऊर्जा E2 का स्क्वायर बराबर P2 का स्क्वायर C स्क्वायर प्लस M2 का स्क्वायर C की पावर 4। अपन जानते हैं P2 बराबर 0 विराम अवस्था में ये, तो यहाँ से E2 का स्क्वायर बराबर M2 का स्क्वायर C की पावर 4। तो E2 कितना M2 C स्क्वायर, A की ऊर्जा आ गई, B की ऊर्जा आ गई। तो अभी की राशि से पहले क्या निकालने, टोटल एनर्जी निकालने अपन। तो अभी की राशि से पूर्ण कुल ऊर्जा E बराबर E1 प्लस E2, तो ये E1 हो गया और ये E2 हो गया। अब अभी की राशि से पूर्ण कुल संवेग P वेक्टर बराबर P1 प्लस P2, तो P1 ही है अपने पास और P2 कितना है 0 है। तो P1 वेक्टर बराबर P वेक्टर बराबर कितना P1। इक्वेशन नंबर 5 तक आपको लिखना है। इसके बाद क्या करना है सुनो, हम जानते हैं कि जो E स्क्वायर माइनस P स्क्वायर C स्क्वायर है वो राशि क्या रहती है, निश्चल रहती है। मतलब E स्क्वायर माइनस P स्क्वायर C स्क्वायर बराबर E डैश का स्क्वायर माइनस P डैश का स्क्वायर C स्क्वायर। अब E स्क्वायर आपके पास है P स्क्वायर P1 का स्क्वायर C स्क्वायर और ये E डैश का स्क्वायर, एनर्जी है टोटल, और ये कितना अपने पास 0, P डैश कितना हो जाएगा 0। तो अपने पास यहाँ से E डैश का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर E डैश का अपन मान निकालेंगे उत्पाद कण C और D के लिए, क्योंकि इनकी गतिज ऊर्जा तो शून्य होगी परंतु विराम ऊर्जा होगी इसकी। पहले लिखे इक्वेशन नंबर 5 इक्वेशन नंबर 5 तक। बातें नहीं, चूंकि E स्क्वायर माइनस P स्क्वायर C स्क्वायर एक निश्चल राशि है, ठीक है, इसलिए E स्क्वायर माइनस या E1 का स्क्वायर माइनस P1 का डैश की फॉर्म में लिखेंगे। E स्क्वायर माइनस P स्क्वायर C स्क्वायर बराबर E डैश का स्क्वायर माइनस P डैश का स्क्वायर C का स्क्वायर। ठीक है, अब E स्क्वायर मतलब टोटल एनर्जी अपने पास बताना, P1 का स्क्वायर C स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर C और 4 की घात 1/2 प्लस M2 C स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस P स्क्वायर P1 का स्क्वायर C स्क्वायर बराबर E डैश का स्क्वायर। यह लिखना क्योंकि P डैश बराबर कितना है 0। होल स्क्वायर खोले इसका, तो P1 का स्क्वायर C स्क्वायर प्लस M1 का स्क्वायर C की पावर 4 बस कट जाएगा, प्लस M2 का स्क्वायर C की पावर 4 प्लस 2 P1 का स्क्वायर C स्क्वायर प्लस M1 का स्क्वायर C की पावर 4 की घात और M2 C स्क्वायर माइनस P1 का स्क्वायर C स्क्वायर बराबर E डैश का स्क्वायर। E डैश का स्क्वायर बराबर, ये तो कैंसिल कर दूं मैं, ये तो कट गया, ठीक है। M1 का स्क्वायर C की पावर 4 प्लस M2 का स्क्वायर C की पावर 4 प्लस 2 E1 कहते हैं इसको, ओके, तो नहीं था भी लिखा हुआ, इसलिए नहीं बेटा, नीचे इसके नीचे देखो, हाँ वही तो उसी से ही आया है प्लस सॉरी E1 और ये M2 C स्क्वायर, बस यही है। ये चीज मैंने इधर लिख दी, ये चीज ये रही, ये चीज और ये इसको मैंने तो E1 कह दिया और ये M2 C स्क्वायर। आप जानते हो चूंकि
किसी भी कण की जो कुल ऊर्जा है वो क्या होती है? गति ऊर्जा प्लस विराम ऊर्जा की होती है। विराम ऊर्जा m1 e डैश का स्क्वायर बराबर m1 का स्क्वायर c की पावर 4 प्लस m2 का स्क्वायर c की पावर 4 प्लस 2 e1 की जगह t1 प्लस m1 c स्क्वायर, ठीक है, और ये m2 c स्क्वायर। e डैश का स्क्वायर बराबर m1 का स्क्वायर c की पावर 4 प्लस m2 का स्क्वायर c की पावर 4 प्लस 2 m1 m2 c की पावर 4 प्लस 2 t1 m2 c स्क्वायर। e डैश का स्क्वायर बराबर m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर प्लस m2 का होल स्क्वायर c की पावर 4 प्लस 2 t1 m2 c स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। अब देखो इसके बाद उत्पाद कण C की कुल ऊर्जा उसको E3 बोलते हैं। पता किसी भी कण की जो कुल ऊर्जा है वो क्या होती है? गति ऊर्जा प्लस विराम ऊर्जा की होके बराबर T3 ऊर्जा कितनी बोले? T3 प्लस M3 C स्क्वायर। उसका विराम ऊर्जा मैंने M3 माना है अपन। उत्पाद कण B की कुल ऊर्जा E4 बराबर T4 प्लस M4 C स्क्वायर। चूंकि T1 बराबर TTH थ्री सोल्ड एनर्जी, ठीक है, पहली ऊर्जा V1। आपतित कण की वो न्यूनतम ऊर्जा जिससे अभिक्रिया संपन्न हो और उत्पाद कण शून्य समय के साथ प्राप्त हो, क्या कहलाती? देरी अभिक्रिया कहलाती। तो T बराबर TH पर T3 और T4 क्या होंगे? 0। B भी 0 ना, मतलब इसीलिए वो काइनेटिक एनर्जी भी कितनी होगी? 0। अब अपने पास क्या बची? ये लिख लेता ना, अब हाँ ये तो लिख लेता ना। अब देखो अपन क्या करते हैं, अभिक्रिया के बाद कुल ऊर्जा निकाल लेते हैं। तब अभिक्रिया के पश्चात कुल ऊर्जा E डैश बराबर क्या होगी? E3 प्लस E4। अब E3 कितना बचा आपके पास? M3C स्क्वायर और E4 M4C स्क्वायर। तो E डैश बराबर कितना? M3C स्क्वायर प्लस M4C स्क्वायर। तो इधर तो डैश का स्क्वायर है अपने पास इक्वेशन नंबर 6 में। E डैश का स्क्वायर बराबर M3 प्लस M4 का होल स्क्वायर C की पावर 4। इक्वेशन नंबर 7 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 एंड 7 M3 प्लस M4 का होल स्क्वायर C की पावर 4 बराबर, बोलो, M1 का स्क्वायर C की पावर 4 प्लस M2 का स्क्वायर C की पावर 4 कॉमन वाला लिखा गलती कर रहे थे किसी के बच्चे M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर C की पावर 4 प्लस 2 TH T1 की जगह TH और ये M2 C स्क्वायर। हाँ थ्रीसोल्ड एनर्जी डेली अभिक्रिया ऊर्जा, ठीक है। अब यहाँ से देखो मैं इसको रोक लेता हूँ 2 TH M2C स्क्वायर बराबर, इसको रोकना है तो M3 प्लस M4 का होल स्क्वायर C की पावर 4 माइनस M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर C की पावर 4 2 TH M2C स्क्वायर बराबर C की पावर 4 कॉमन, तो M3 प्लस M4 का होल स्क्वायर माइनस M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर 2 TH M2C स्क्वायर बराबर M3 प्लस M4 माइनस
m1 प्लस m2। अरे एक बार हाँ, एक बता देना। माइनस से आएगा ना, हाँ M2 भी तो माइनस है। हाँ बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल, क्योंकि वो माइनस है। ये m3 प्लस m4 और प्लस m1 प्लस m2 और ये ठीक है। काट दे इसको, चल यही काटते हैं, एक लाइन कम हो जाएगी ना। ठीक है। अब चूंकि जो डेल m है वो क्या है, m3 प्लस m4 माइनस m1 प्लस m2, तो यहाँ से अपन m1 प्लस m2 के मान निकाल लेते हैं। m1 प्लस m2 तो कितना आएगा, नहीं सॉरी m3 प्लस m4 का, m3 प्लस m4 का डेल m प्लस, तो यहाँ से 2THM2 बराबर, ये तो डेल m हो गया और ये m3 प्लस m4 की जगह डेल m m1 प्लस m2 मान रख देंगे। तो जैसे वो T1 T2 के मान आए थे ना, सेम वैसे ही पता देंगे फ्री सॉल्ट एनर्जी आ जाएगी। देखो इसका पूरा वहाँ बताना पड़ेगा। वहाँ यार मिस कॉल कर दो लास्ट। नहीं हाँ, पहले वो कर लेना। उधर की चल जाओ। 2-3 लाइन ही तो है। उधर की चल। हाँ, कर दो फिर से हो जाएगी। सही है। तो दोबारा समझो। हाँ सर, ये दिक्कत आई मेरी। हाँ समझा। वो जो मीटर गया उसको भी लिखोगे क्या दोबारा? वो मेरे दिमाग में लिखा हुआ है। क्या कर रहे हैं शिक्षा? हल किया है उसको मैंने, वो वैल्यू पुट किए वहाँ पर। हाँ, तो उसकी तरह करिए सर आपने। सेम वही है पहले वाले। हाँ सर। अरे आवाज नहीं, बच्चे नहीं होते तो कैलकुलेशन समझ में नहीं आएगी दो दिन। क्वेश्चन नंबर कौन सी आई है? अरे तो साइलेंट कर लिया करो मोबाइल को, पता है तुम्हारे पास मोबाइल है। इसको का मान लो।